मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। आज मैं आप लोग के सामने संस्कृत साहित्य का इतिहास, महत्ता एवं विस्तार इसका तीसरा भाग लेके आई हूँ। पूर्व के भागों में मैंने बताया कि संस्कृत साहित्य का स्वरूप क्या है और इसका विस्तार क्या है, जिसमें मैंने आपको वैदिक एवं लौकिक साहित्य ये दो विभाजन बताया था। उसके बाद इसके विस्तार को समझने के लिए मैंने इसे वैदिक लौकिक साहित्य, उसके बाद अनुदित साहित्य और वर्तमान जो युग है, कंप्यूटर का जो युग है, उसमें संस्कृत साहित्य का क्या विस्तार है, उस पर मैंने चर्चा की थी। और उसी में मैंने बताया कि क्या इसकी प्राचीनता क्या है, और कुछ बिंदुओं को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राचीनता इसकी, यह कितना हमारा जो संस्कृत साहित्य कितना प्राचीन है, इसके विषय में मैंने आपको विस्तार से बतलाया था। और बाल गंगाधर तिलक की जो ज्योतिषीय गणना है, उस आधार पर और कई विद्वानों के रिसर्च शोध के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य जो है वो ऋग्वैदिक काल से हम मान सकते हैं, और ये लगभग 8000 वर्ष पूर्व का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी विस्तार हम आरंभ से देखेंगे तो यह अपने आप में अत्यंत प्राचीनतम साहित्य है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी दूसरे पॉइंट को, जो दूसरी बिंदु है, उसको मैं बताना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले मैंने प्राचीनता पर चर्चा की। उसके बाद इस भाग में उसके सर्वांगीण स्वरूप को बताने जा रही हूँ। सर्वांगीण स्वरूप कहने का अर्थ क्या है कि संस्कृत साहित्य का स्वरूप जो है वो बिल्कुल हम उसको छोटा नहीं मान सकते हैं। इसका स्वरूप जो है अपने आप में विहंगम है। सभी क्षेत्र और सभी अंगों का में इसका अपना अधिकार है, इस संस्कृत साहित्य का। और संस्कृत साहित्य के बिना हम कुछ यह समझ पाएँ कि हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान, हमारा जो गणित है या अंतरिक्ष विज्ञान है, परमाणु सिद्धांत है, ये सभी हम कैसे समझ पाएंगे। इसलिए संस्कृत साहित्य को उस परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि यह केवल साहित्य शब्द एवं अर्थ का सम्मिलन तो है ही, और केवल ऐसा नहीं कि नाट्य, काव्य, संगीत, कला यही एकमात्र क्षेत्र संस्कृत साहित्य से जुड़े हुए हैं, ऐसी भी बात नहीं है। बल्कि हम जैसे कह सकते हैं कि ज्ञान का जो संचित कोश है वह साहित्य है। तो साहित्य संचित कोश को अगर हम देखें तो साहित्य के अंतर्गत व्याकरण, गणित, ज्योतिष, विज्ञान, धर्म, दर्शन, कोश, भाषा, चिकित्सा, संगीत, कला आदि सभी क्षेत्र आ जाते हैं। और इसके व्यापक स्वरूप को हम समझ सकते हैं कि संस्कृत साहित्य की जो भी ओरिजिनल जो ग्रंथ हैं, जो मौलिक ग्रंथ हैं, वो सभी क्या है, संस्कृत में है। चाहे वो व्याकरण हो, गणित हो, ज्योतिष हो, विज्ञान हो, धर्म, दर्शन, कोश, भाषा, चिकित्सा, संगीत, कला, यानी सभी क्षेत्रों में इस भाषा की अपनी उपादेयता है। और इस भाषा के बिना हम भारतीय संस्कृति को समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि भारतीय संस्कृति ही संस्कृत आश्रया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण साहित्य है जिसका यहाँ मैंने वर्णन दिया है। एक विवरण यहाँ पे मिलता है। पहला, जैसे मैंने कहा, व्याकरण। तो व्याकरण क्या है?
तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेनिति व्याकरणम, जहाँ पर प्रत्यय प्रकृति विभाग और व्युत्पत्ति मूलक जो व्याख्या की जाती है, वह जो सार्थक शब्दों का जो समूह होता है वह सभी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी देकर विश्व साहित्य में एक अद्भुत योगदान दिया है, क्योंकि व्याकरण का इतना परिमार्जक और सूत्रबद्ध शैली और वैज्ञानिक स्वरूप किसी अन्य साहित्य या भाषा में नहीं दिखती है, जितना कि पाणिनि ने प्रत्येक शब्द के लिए, प्रत्येक शब्द विस्तार को समझने के लिए अलग अलग सूत्रवत शैली में उसकी व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या की है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि नए नए जो शब्द हैं उसका भी हम प्रयोग संस्कृत साहित्य में व्युत्पत्ति के साथ बड़े ही आसानी ढंग से कर सकते हैं। इसलिए ये माना गया है कि यह जो संस्कृत है अपने आप में एक वैज्ञानिक भाषा है। और उसके बाद आते हैं गणित। गणित शास्त्र में भास्कराचार्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने वैदिक मैथ जिन्होंने बतलाया कि किस तरह से वैदिक गणित के द्वारा हम बड़े बड़े अंकों का समाकलन और उसका गुणन आदि कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये आचार्य भास्कर ने वैदिक गणित में बताया है। अगला जो है छंद शास्त्र, ये सभी सर्वांगीण स्वरूप है, यानी संस्कृत साहित्य में ये कुछ प्रतिनिधि जो आचार्य हैं उसका मैंने केवल जिक्र किया है। ऐसे तो रचनाएं इन क्षेत्रों में कई रचनाएं हैं जिसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। छंद शास्त्र, छंद क्या है, जैसे रोचते रुचिकरः पद्यः इति छंदः, जो हमें लयबद्ध और रुचिकर जो वाणी होती है वह छंद है। और छंद में क्या, जैसे श्लोक है जिसकी गेयता, उसकी भाव गांभीर्यता आदि जो देखते हैं, उसका जो प्रदर्शन होता है वो किस कारण संभव है, तो छंद के कारण। छंद से हम उसे मनोहारी और हितकारी दोनों कह सकते हैं, और हृदय स्पर्शी श्लोक को बना सकते हैं। तो इसलिए छंद का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, और उसमें मुनिवर पिंगल की छंद शास्त्र एक उल्लेखनीय ग्रंथ है। फिर हम आते हैं योग शास्त्र पे। तो योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि का नाम है। इन्होंने और अभी तो योग दिवस भी हम मनाते हैं, और इस पर कई प्रकार की रचनाएं आई हैं योग पर, और इस तरह से ये हमारे सभी प्राचीन संस्कृत और हमारे संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है। फिर हम आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी ये आधुनिक विज्ञान हम इसे मानते हैं, आधुनिक साहित्य है इकोनॉमिक्स, और उस क्षेत्र में भी हमारा संस्कृत साहित्य अछूता नहीं है। उसे भी समझने के लिए हमें इस साहित्य का सहारा लेना पड़ेगा। तो अर्थशास्त्र को समझने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र अपने आप में बहुत ही उपयोगी है। फिर हम आते हैं विज्ञान। जैसे हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, कणाद का जो परमाणुवाद है, उन्होंने किस तरह से पदार्थ की रचना में परमाणु को मौलिक जो कण माना है, और उसे किस तरह उस कण में उस पदार्थ के सभी मौलिक गुण निर्धारित होते हैं, अवस्थित होते हैं। तो ये कणाद का जो परमाणुवाद है, ये अभी आधुनिक विज्ञान में जो हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं उसकी चर्चा उन्होंने खुद स्वयं पहले ही कर दी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक महत्वपूर्ण इसका व्यापक क्षेत्र है, इसका एक सर्वांगीण स्वरूप है। यहाँ जो स्लाइड दिख रहा है उसमें मैंने आपको बताया है कि चिकित्सा क्षेत्र में ज्योतिष,
अंतरिक्ष विज्ञान, भाषा विज्ञान, साहित्य शास्त्र, कला, इन सभी विषयों पर संस्कृत साहित्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए इसके सर्वांगीण स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है और इसके कारण ही हम इसके महत्ता एवं विस्तार की चर्चा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ 7वें नंबर पे है शल्य चिकित्सा। सुश्रुत संहिता, ऐसे शल्य चिकित्सा पर बहुत अन्य पुस्तकें भी हैं संस्कृत साहित्य में, लेकिन ये सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा शास्त्र की एक प्रतिनिधि ग्रंथ है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र पे चर्चा करें तो भृगु संहिता, रावण संहिता, ज्योतिष शास्त्र में जैसे ग्रहीय स्थिति और उसके अनुसार जैसे प्रेडिक्शन करना, भविष्य बताना, क्या स्थिति इस काल में कौन सी अवस्था क्या स्थिति बनेगी, ये सारी चीज़ों का बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से हमारे संस्कृत साहित्य में प्रमाण मिलते हैं और इसमें हम ज्योतिष शास्त्र इसमें प्रमुख है। और अगला जो पॉइंट है वो अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान आज का एक बहुत ही मन पसंदीदा वो क्षेत्र है अंतरिक्ष विज्ञान, और उस क्षेत्र में हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य जो है वो पीछे नहीं है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले अंतरिक्ष संबंधी वैज्ञानिक तथ्यों का मूल्यांकन किया और उन्होंने संपूर्ण विश्व को कुछ सिद्धांत भी दिए। तो इस तरह से संस्कृत साहित्य का इस क्षेत्र में भी अधिकार है। और भाषा विज्ञान, संस्कृत तो संपूर्ण भाषा की जननी मानी जाती है और भाषा विज्ञान को अगर पढ़ना है तो हम संस्कृत के बिना उसका अध्ययन कर ही नहीं सकते, जिसमें जो व्याकरणीय जो संस्कृत साहित्य का जो प्रथम भाषा वैज्ञानिक जो विवरण जो मिलता है वह वाक्य पदीय, भर्तृहरि का वाक्य पदीय है, जिसमें उन्होंने स्फोटवाद का, ध्वनि सिद्धांत का बहुत ही एक सूत्रवत शैली से और बहुत ही प्रामाणिक रूप से एक व्यवहारिक उसका वर्णन किया है। और पाणिनि ने, जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि प्रकृति प्रत्यय विभाग, व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या, शब्दों का किस तरह संग्रहण, शब्दों की व्युत्पत्ति, इन सारे तत्वों का विशद विश्लेषण किया है। इस तरह भाषा विज्ञान को समझने में इसकी महती भूमिका है। और साहित्य, संस्कृत साहित्य तो अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में एक निधि है, जिसे हम जहाँ भामह, दंडी, मम्मट, अभिनव गुप्त जैसे आचार्य मिले हैं और जिन्होंने साहित्य शास्त्र की अद्भुत सेवा की है। और न केवल संस्कृत साहित्य के लिए इसका जो प्रभाव है वह अन्य साहित्य पे भी पड़ा, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो अन्य आंचलिक साहित्य हो, सबका पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी जो महत्ता है वह शब्दों में हम उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने एक प्रयास किया है कि आप लोगों को सभी विभागों के विषय में कुछ जानकारी प्रदान कर सकूं। अब अंतिम जो पॉइंट है वो कला जो जैसे हमारी नाट्य कला है, गीत है, वाद्य, नृत्य, 64 कला आदि जो हैं, जिसमें ब्रह्म, भरत, कोहल की रचनाएं हैं। और जैसे हमने दशरूपकम पढ़ा है आचार्य धनंजय विरचित, जिसमें रूपक जो है, जो नाटक का ही एक लक्षण हम मान सकते हैं, और उसमें कितने भेद हैं और क्या उसमें किस प्रकार नृत्य और सभी काव्य तत्वीय जो नाट्य कलात्मक जो तत्व है उसका वर्णन किया गया है। यानी ये सभी ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत साहित्य में हैं
और बिना इसके अध्ययन के हम अन्य साहित्य का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते। इस तरह से संस्कृत साहित्य की एक अद्भुत, जो कहा जाए, एक विस्तार है, एक विशाल भंडार है, जिसको हम सभी यहाँ देख रहे हैं। अब इस अगले स्लाइड में हम देख रहे हैं कुछ संस्कृत साहित्य की प्रमुख जो ग्रंथ हैं उसके विषय में हम देखते हैं, जिसमें काम शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, पशु चिकित्सा शास्त्र है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है, भारतीय रसायन शास्त्र के विवेचक ग्रंथ हैं। काम शास्त्र के विषय में हम जानते हैं वात्स्यायन का जो काम शास्त्र जो है, काम सूत्र, वो अपने आप में विश्व साहित्य में अनूठी रचना है। और धर्मशास्त्र याज्ञवल्क्य, जैमिनी, मनु, जिन्होंने आचरण संबंधी क्या सही है क्या गलत है और इन आचार व्यवहार, इन सभी का ज्ञान जिन्होंने दिया है। और दर्शन शास्त्र, जिसमें हम जो मोक्ष शास्त्र है, जिसमें व्यास, कपिल, अक्षपाद, शंकर आदि आते हैं, ये संस्कृत साहित्य के अमूल्य निधि हैं। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, ऐसा नहीं है कि केवल दर्शन और धर्म, काम या भाषा विज्ञान इसी क्षेत्र में है। पशु चिकित्सा में भी देखिए शालिहोत्र का नाम आता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र, आधुनिक जैसे पंचनिदानम जो गंगाधर कविराज की रचना है, ये भी हैं। और भारतीय रसायन शास्त्र के विवेचक ग्रंथ जो हैं वो रस जल निधि विश्वेश्वर पांडे की ये कृति है। तो ये सभी जो है इस संस्कृत साहित्य के जो उत्कृष्ट परंपरा ग्रंथ है, जो इसकी महत्ता और विस्तार को सही रूप से आकलित करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सूची प्रदान की है, जिसमें संस्कृत साहित्य शास्त्र के महत्ता और उसकी गहनता को आसानी से समझ सकते हैं। और इसे आप सभी ध्यान से इसको आप याद कर सकते हैं, ताकि इसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी लगे। तो इस तरह से मैंने इस स्लाइड में आपको दिखलाया। अब तक जितने स्लाइड आए हैं उसमें मैंने आपको सारे संस्कृत साहित्य के सर्वांगीण स्वरूप को बतलाया है, जो ज्ञान का जो संचित कोश है और ज्ञान के जो कितने अंग हैं, सभी अंगों में संस्कृत साहित्य की जो अपनी विशालता है वो अपने आप में अपूर्व है, अद्भुत है। और इस तरह से हम इस साहित्य, इस भाषा, इस संस्कृत के बिना कुछ हम बहुत अधिक मौलिक परिकल्पना कर पाएँ, ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ महत्ता और विस्तार बतलाया है। यहाँ मैंने दिखलाया है समाज का दर्पण। साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। और हमारा जो साहित्य है उसमें जो भी हमारी धर्म, संस्कृति और यज्ञ परंपराएं, ऋषि परंपरा, ये जो है जीवन के जो प्रमुख दर्शन हैं, शास्त्र हैं, जीवन जीने की जो शैली है और तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और धर्म, आचार, विचार क्या थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें संस्कृत साहित्य से मिलती है। जैसा कि 4 प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया गया है, आश्रम व्यवस्था भी है। जैसे 100 वर्ष का जो जीवन है उसको 4 भाग में बांट दिया गया है और उसके बाद उसकी आश्रम व्यवस्था निश्चित की गई है, जिसके उसी में पुरुषार्थ चतुष्टय है। 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था में जैसे हम देखते हैं ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर संन्यास और वानप्रस्थ, ये सभी जो आश्रम व्यवस्था है वह अपने आप में
बड़े ही विचार के उपरांत और उसके पीछे बहुत ही गहन दर्शन और जीवन के जीने की जो उत्कृष्ट परंपरा है उसका पोषण हुआ है। और पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसकी बात है। और इसी तरह षोडश संस्कार हैं जिसमें गुणाधान, दोषापनयन जो शरीर का में किया जाता है, इन सारी चीज़ों का वर्णन हम संस्कृत साहित्य में प्राप्त करते हैं। तो इस तरह चाहे वो नैतिक दृष्टिकोण हो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो, धार्मिक दृष्टिकोण हो, सभी क्षेत्रों में संस्कृत साहित्य की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। नीति संबंधी शास्त्र में हम हितोपदेश है या जैसे नीति शतकम है, फिर हम इसकी बात पंचतंत्र है, ये सब नैतिक ज्ञान हमें देते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संस्कृत साहित्य के अध्ययन से हमें पता चलता है कि तत्कालीन जो समाज में सांस्कृतिक आदान प्रदान, जैसा कि जावा, कंबोडिया, ये सब जो हिंदू जो हमारे जो धर्म है उसका किस तरह प्रसार किया गया और अन्य शासकों के साथ किस तरह से संबंध रहा, ये सभी सांस्कृतिक आदान प्रदान, इन सभी चीज़ों का पता चलता है। और धार्मिक दृष्टिकोण के विषय में मैंने कहा कि मनुस्मृति है, स्मृति ग्रंथ हैं, उसके बाद ज्योतिषीय ग्रंथ है, इन सब के द्वारा क्या विधि निषेध की क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सारे चीज़ों का वर्णन हम संस्कृत साहित्य में पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह साहित्य, इस साहित्य के बिना हम समाज को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते। यह तो समाज का साक्षात दर्पण है और निष्कर्षतः इसके निरंतर विस्तार की प्रक्रिया अभी है, ऐसा नहीं। ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी जैसा कि हम देखते हैं कि कम्युनिकेटिव और फंक्शनल संस्कृत एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। जैसे वेद हुआ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, उपनिषद, फिर सूत्र साहित्य आता है, रामायण, महाभारत, ये लौकिक साहित्य का यहाँ आरंभ होता है, पुराण, फिर अनंतर काव्य, नाटक, गद्य, पद्य, कथा, आख्यायिका, स्मृति, तंत्र, उपन्यास जो एक बिल्कुल नई विधा है जिसमें अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है शिवराज विजय, संस्कृत साहित्य का इसको हम प्रथम उपन्यास मानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक विधा में भी संस्कृत साहित्य की अपनी भूमिका है। और उसके बाद कम्युनिकेटिव एंड फंक्शनल संस्कृत जो कंप्यूटर का युग है, जैसा कि नासा और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक शोध पत्र में ये कहा कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत जो है वो बहुत ही सही और सटीक भाषा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी हमारे साहित्य में कुछ नवीन प्रयोग हो रहे हैं और उसी का एक स्वरूप है कम्युनिकेटिव एंड फंक्शनल संस्कृत। क्योंकि ये भाषा, इसको हम कहते हैं कि प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतम तो है ही लेकिन आधुनिक भी वैसी ही है, क्योंकि इसमें जितनी वैज्ञानिकता है, जितनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इस भाषा में, शायद ही किसी अन्य भाषा में मिलती है। जितनी संक्षिप्तता है और सूत्रबद्ध शैली है वह संस्कृत, इसलिए संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं से अलग स्थापित होती है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य का एक प्राचीनता से लेके आधुनिक स्वरूप तक एक विहंगम मार्ग, एक पथ दिखता है, एक विशाल भंडार दिखता है जिसमें इसकी महत्ता एवं विस्तार स्वयं प्रतिभाषित होती है। इस तरह से मैंने आज आपको ये संस्कृत साहित्य का इतिहास, महत्ता एवं विस्तार, इस टॉपिक को पूरा किया है और अगले क्लास में अब नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।